साथियों, आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 6 बहुजन मुक्ति पार्टी इनसे समर्थन देकर इंजीनियर बसंत कुमार मेश्राम जी को चुनाव में खड़ा किया गया है और इसलिए इस चुनाव में प्रचार करने के मकसद से मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथियों, दिल्ली में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया गया है जो लगभग 83 छोटी छोटी पार्टियां, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की 83 पार्टियां देश भर से इकट्ठा आकर उन्होंने एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया और वो संगठन बनाने के पीछे मकसद ये है कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो चुनाव में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है, मगर विधानसभा का जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेगी। तो उन लोगों ने हम लोगों को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में समर्थन देने का निर्णय किया है। साथियों, ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है जिसमें 83 पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, इस देश में जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद देश में चुनाव होना शुरू हुआ। पहले हमारे देश में चुनाव नहीं हुआ करते थे, मगर संविधान के द्वारा संवैधानिक लोकतंत्र लागू करने के बाद देश में चुनाव लागू करवाए गए और जनता को ये अधिकार दिया गया कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी सरकार बना सकते हैं, अपनी सरकार चला सकते हैं। ऐसा अधिकार भारत के संविधान के अनुसार इन लोगों को दिया गया है और इस वजह से ये अधिकार, जब वोट का अधिकार हर 21 साल के व्यक्ति को ये वोट का अधिकार शुरू में दिया गया था, बाद में ये अधिकार 18 साल के लोगों को, नौजवानों को बहाल किया गया। तो आज हम देखते हैं कि देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है, जैसे वर्ण सिस्टम है, तो वर्ण सिस्टम में जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र माने गए लोग हैं, वो शूद्र माने गए जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो शेड्यूल कास्ट जिसको संविधान ने मान्यता दी, वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार उनको अस्पृश्य माना गया था। उन लोगों को भारत के संविधान के अनुसार उनको शेड्यूल कास्ट के तौर पर, अनुसूचित जाति के तौर पर मान्यता दी गई और मान्यता देकर
उन लोगों को संविधान में जो पहले अधिकार नहीं थे, उन लोगों को अधिकार बहाल किया गया। उसी तरह से जिनको आदिवासी कहा जाता था, उनको संविधान में शेड्यूल ट्राइब के तौर पर मान्यता दी गई और इसलिए उन लोगों को भी, आदिवासी लोगों को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार बहाल किए गए। तो अगर हम लोग SC, ST, OBC इन लोगों की संख्या को ध्यान में रखें तो आपको पता चलेगा इनकी संख्या 74.5% है। अगर इनमें माइनॉरिटी के लोगों को मिला दिया जाए तो मिला देने से ये होगा कि निश्चित रूप से ये 85% के लगभग इनकी संख्या होती है। और ये संख्या 100 में 85% अगर हमारे लोगों की संख्या है तो निश्चित रूप से हम लोगों की संख्या बहुतायत है, बहुसंख्य लोग है। अगर हम लोग चुनाव के रिजल्ट का अध्ययन करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उसको केवल 30% वोट पड़े थे। 30% वोटों के आधार पर मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गई थी। तो 31-32% वोटों के आधार पर कांग्रेस ने देश में 50-60 साल तक राज किया। तो ये बात, ये आंकड़े मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों की संख्या 85% है और 30-32% वोटों के आधार पर इस देश में चुनाव जीते जा रहे हैं और चुनाव जो है जीत करके देश में, केंद्र में और राज्य में सरकारें लाई जा रही है। तो हम लोग 85% लोग 30%, 32%, 35% मैक्सिमम वोट अगर हम लोग मोबिलाइज करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लोग जो है अपने कैंडिडेट चुनवा कर ला सकते हैं। अगर हमारे लोग अपने वोट चुनवा कर ला सकते हैं तो हमको ऐसा करना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए हमारे पास संगठन होना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे पास देश में 36 स्टेट है, 36 स्टेट है। 36 स्टेट में से 32 स्टेट में हमारे पास संगठन है और 32 स्टेट में 625 जिलों में हमारे पास संगठन है। तो इसका मतलब ये है कि 450 लोकसभा सीटों पर चुनाव में प्रभाव डालने वाले वोट हमारे पास है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए आपके पास बुनियादी रूप से संगठन चाहिए। अगर आपके पास इतना बड़ा संगठन है तो फिर आप सफल हो सकते हैं। केवल आप लोगों को जो समस्या आती है वो समस्या आती है कि चुनाव में बहुत भारी संख्या में आजकल पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक एक लोकसभा में 100-100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। 100 करोड़ एक लोकसभा के लिए और लाखों करोड़ रुपया, अभी बीजेपी का लाखों करोड़ रुपए का बजट है। तो क्या बीजेपी के पास नोट छापने का कारखाना है? नहीं है। फिर नोट छापने का कारखाना नहीं है तो इतना सारा पैसा उनके पास कहां से आ रहा है? तो ये काला धन है। तो बहुत बार आप लोग अखबारों में, टीवी में काला धन, काला धन, काला धन, इसकी बात या
इसकी खबरें आप सुनते रहे होंगे, मगर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर ये काला धन क्या होता है। क्या काला धन काले नोट होते हैं क्या? नहीं नहीं, काला धन काला नोट नहीं होता, क्यों? काला हो गया तो चलेगा ही नहीं। अगर आप दुकान में 10 रुपए का 20 रुपए का काला हुआ नोट लेकर जाओ, वो दुकानदार बोले अच्छे वाला ले आओ, वो आपका वो नोट जो है बेशक वो 20 रुपए का नोट हो सकता है, मगर दुकानदार लेने के लिए राजी नहीं होगा। तो फिर काले धन का मतलब क्या है? काले धन का मतलब ये है, ये अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मनी का मतलब क्या है? अंग्रेजी में शब्द है अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड का मतलब है ऐसा पैसा जिस पर भारत सरकार को, राज्य सरकार को टैक्स नहीं दिया गया। इसका मतलब है भारत सरकार को उन्होंने लिखकर नहीं दिया कि हमारे पास इतना पैसा है, लिखकर नहीं दिया हमारे पास इतना पैसा है, लिखकर नहीं दिया, इसलिए उसको अनअकाउंटेड मनी कहा गया है। अगर वो अकाउंटेड है, अगर वो गिना हुआ है सरकार के पास, उसका आंकड़ा इनकम टैक्स में बताया गया है कि हाँ इतना इतना हमारे पास पैसा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आपको कहेंगे भाई आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा काला धन नहीं माना जाता है, और जो पैसे के ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता उसे काला धन कहते हैं। तो काले धन के बारे में भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा काला धन कांग्रेस के लोगों के पास, जब उनकी केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो उनके पास बहुत होता था, और जब चुनाव होता था तो सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस के लोग खर्चा करते थे। अभी कांग्रेस के लोग अखबारों में बयान दे रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, और मोदी ने हमारा जो अकाउंट था वो सीज कर दिया। ये बात बराबर है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है तो कांग्रेस भी पहले ऐसे करती थी, अभी बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं। तो अभी बीजेपी वालों के पास पैसा है और कांग्रेस वाले कहते हमारे पास तो पैसा नहीं है। ये बात सही हो सकती है कि कांग्रेस के अकाउंट में पैसा ना हो, मगर उनके कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस भुक्कड़ लोगों को तो टिकट देती नहीं है। जिनके पास 100-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उन्हीं लोगों को वो टिकट देती है, तो उनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के पास जो कैंडिडेट है उनके पास भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा है और वो खर्चा भी करते हैं। दूसरा बीजेपी है, तो बीजेपी के पास जो काला धन है देश में, क्योंकि मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे, काला धन विदेश में रखा है लाएंगे, और उसमें से 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में डालेंगे। तो ये तो अभी पता नहीं चला कि मोदी जी ने लाया कि नहीं लाया, मगर वो लाखों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लाया होगा, मगर दे नहीं रहा है, लोगों को दे नहीं रहा है। तो उसने ये सोचा हमारे लोगों को क्या देने का भाई, ये चुनाव में खर्चा कर देते हैं और लोगों को बोल देते हैं कि ये हमने चुनाव में या देश में खर्चा कर दिया है। लोग पूछेंगे वो क्यों खर्चा कर दिया है, कि नहीं लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए हमने सोचा था कि देश के लोगों का इनकम कम है, जब पैसा खर्चा हो जाएगा तो टोटल इनकम बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ज्यादा इनकम आएगा, इसके लिए हमने खर्चा कर दिया। तो इस तरह से मोदी जी का जो काम चल रहा है वो काम इसी तरीके से सारे देश भर में चल रहा है। इसलिए आज मोदी जी के पास में काला धन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा खर्चा मोदी जी के लोग ही कर रहे हैं सारे देश भर में, और इस वजह से अभी उनकी संभावना कम है, चुनाव जीतने की संभावना कम है। मोदी जी के चुनाव जीतने की संभावना कम है।
ऐसा मोदी जी के व्यवहार से लग रहा है जैसे मोदी जी आजकल प्रचार कर रहे हैं। अगर आप उनके प्रचार का विज्ञापन पढ़ो तो विज्ञापन में सबसे पहले नंबर पर लिखा है हमने राम मंदिर बनाया। पहले नंबर पर लिखा है कि हमने राम मंदिर बनाया। तो लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर के पहले क्या बनाया, क्या याद नहीं आ रहा है। यानी मोदी जी के पास क्या किया भाई, 10 साल हो रहे, तो 10 साल में हमने क्या बनाया, राम मंदिर बनाया। तो ये तो सरकार का काम नहीं है ना राम मंदिर बनाना। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। सामाजिक आर्थिक जो दुर्दशा देश की और लोगों की है वो उसका सुधार करना, लोगों के शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, लोग जो गरीब है उनको हॉस्पिटल में सुविधा देना, ये अगर व्यवस्था आप नहीं करते, जो गरीबी है, मुफलिसी है, उसको दूर करने की व्यवस्था आप नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जो सरकार है, अगर आप मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बनाते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी खाना पीना छोड़ छाड़ करके भजन गाने का काम करे, यानी वो जो आदमी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने आपका भजन गाने के लिए। अगर हमारा आंदोलन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आदमी चुनकर पार्लियामेंट में नहीं गया, चलो थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलते हैं कि हमारा आदमी पार्लियामेंट में चुनकर नहीं गया, तो भी हमारी आवाज, जोरदार आवाज आंदोलन में उभरनी चाहिए। अगर हम सड़कों पर आंदोलन करते हैं तो सरकार को हमारा सुनना होगा। आवाज चाहे पार्लियामेंट के अंदर उठाई जाए, आवाज चाहे सड़कों के अंदर उठाई जाए, तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें निश्चित रूप से अपनी आवाज उठाने का काम देश में करना चाहिए। इसलिए हमने भारत मुक्ति मोर्चा जो है ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाला था। आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए आज तक किसी संगठन ने ऐसा दिमाग में सोचा तक नहीं, ऐसा विचार ही नहीं किया। ऐसा करने का तो छोड़ो, विचार तक नहीं किया, मगर हमने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का कार्यक्रम किया और सफलतापूर्वक करके दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को हमने हमारी भारत मुक्ति मोर्चा की बहुत बड़ी ताकत दिखाने का काम किया। तो नागपुर में उसके बाद आरएसएस की मीटिंग हुई और आरएसएस की मीटिंग होने के बाद में आरएसएस के लोगों ने निर्धारित किया कि भाई वामन मेश्राम ने तो नागपुर में अभी अपना ताकत दिखा दिया है, तो हमारा आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है ये अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नागपुर जो है नाग लोगों का है, वामन मेश्राम भी नाग ही आदमी है। तो ये जो है इससे हमारा ऑफिस घिरा हुआ है, इसको बदलना होगा। तो आरएसएस के लोगों ने निर्णय किया कि हम अपना ऑफिस अयोध्या लेकर जाएंगे। तो हमने अयोध्या के लोगों को कहा कि ये लोग उधर आ रहे हैं तो जरा उधर भी बंदोबस्त कर देना। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, आरएसएस के लोगों को, अरे अयोध्या भी तो भारत में ही है भाई, तुम भारत के थोड़ी हो, तुम भारत के नहीं हो। भारत के हर कोने में हमारे 85% लोग हैं। इसलिए हम लोग अपना आंदोलन सारे देश भर में, अगर हमारा आदमी चुनकर नहीं भी गया तो सड़कों पर हम विशाल आंदोलन सारे देश भर में चलाते रहेंगे और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम आज करते रहेंगे। जैसे अभी उधर से उन लोगों ने, जैसे हमने बोलना शुरू कर दिया, उधर उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया। तो उसका मकसद क्या है, ये आवाज नहीं जानी चाहिए। उनका मकसद क्या है, अरे इनकी आवाज नहीं जानी चाहिए। क्यों?
क्योंकि वामन मेश्राम जो बोलता है साला उसका जवाब ही हमारे पास है नहीं। जब उसका जवाब नहीं है तो फिर हम लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इसलिए वो लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, मगर हमारा संकल्प कमजोर नहीं हो सकता। जैसे अभी आपने देखा वो अपना चिल्ला रहा है, मगर हमारा तो बंद नहीं हो, तो चालू ही है और वो चालू रहेगा। हम ये किसी प्रकार के अवरोध, देश में प्रधानमंत्री उनका, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, अभी छत्तीसगढ़ में शायद मुख्यमंत्री भी उनका ही है, कुछ दिन पहले तो कांग्रेस का था। तो इसके बावजूद भी सारे जगह पर हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम को कोई रोक लगाने वाला नहीं है, ना उनकी हम बात मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। अब किसी पुलिस वालों की या किसी की बात हम लोगों ने आज तक नहीं सुना। कई जगह मुझे कार्यक्रम करने देने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दिया, तो मैंने हमारे लोगों को, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, पुलिस ने अनुमति नहीं दिया, मैंने कहा देखता हूं, चलो, तो बगैर परमिशन के मैंने वहां कार्यक्रम किया और पुलिस को कहा कि मेरे को अरेस्ट कर लो। उनको मालूम है वामन मेश्राम को अरेस्ट करेंगे तो ये तो गांधी की तरह महान हो जाएगा। अगर ये गांधी की तरह महान हो गया तो फिर तो गांधी ने जैसे अंग्रेजों को चले जाओ कहां चले, हमको न चले जाओ कहने के लिए बोल दें। तो इसीलिए वो हम लोगों को किसी कार्यक्रम को करने के लिए रोक नहीं लगा सकते, न हम मानते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 में हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिया है, तो उसमें एक ही स्थिति में अवरोध पैदा किया जा सकता है कि अगर हम कानून का उल्लंघन करते हो, हम लोग हिंसा का सहारा लेते हो, अगर हम लोग चाकू छुरी बंदूक गोली का इस्तेमाल करते हो, तो हम तो इतनी लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर सारा का सारा काम करते हैं और अपने लोगों को संगठित करने का काम करते हैं। मैं 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी उम्र 67 साल की है। और 67 साल का मतलब समझते हो, हमारे देश में 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। राज्य सरकार अगर कर्मचारी हैं तो 58 साल में रिटायर्ड हो जाता है, और घर वाले लोग रिटायरमेंट के बाद में उस आदमी को 60 साल में बोलते तो टायर्ड भी हो गए यार, रिटायर्ड तो सरकार ने किया मगर अब तुम रिटायर्ड भी हो गए, थक भी गए हो। तो अभी हम लोग 67 साल के होने के बावजूद भी मैदानी जंग में है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। इन लोगों का बंदोबस्त करके ही हम लोग करेंगे। 2030 तक हम लोगों ने प्लान बनाया कि 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा करेंगे। अगर हम 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा करते हैं और 9 अगस्त 1942 को जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था, उस तरह का विशाल आंदोलन हम लोग भारत में 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो इस देश में हम लोगों की भारी संख्या है, तो निश्चित रूप से केवल आवाज पहुंचने भर की देर है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो हमारे लोगों के हक और अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं और किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की बात नहीं करते हैं। जैसे ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो हम कहते हैं ब्राह्मणों को भी अधिकार मिलना चाहिए मगर 3.5 मिलना चाहिए। ब्राह्मणों को मिलना चाहिए मगर 3.5% मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। वो क्या करते हैं, नहीं हमारे 5 योग्यता ज्यादा है, तो योग्यता ज्यादा है तो क्या सारे देश भर कब्जा कर लोगे? मैंने ब्राह्मणों को कहा, नागपुर में कहा था, आपको पता था, बहुत खास बात है। मैंने कहा तुम कहते हो कि इतनी ज्यादा संख्या में प्रशासन में तुम्हारा कब्जा है, तो क्यों है? कहा हमारे पास योग्यता है, तो योग्यता होने की वजह से है। तो आपसे ज्यादा योग्यता अंग्रेजों की थी कि कम थी? अंग्रेजी की तो ज्यादा थी।
अंग्रेजों की योग्यता ज्यादा थी, फिर उसको चले जाओ क्यों कहा? उसको भारत छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा? योग्यता ही अगर मापदंड माना जाए तो फिर उसको छोड़ने के लिए क्यों जाने के लिए कहा? सवाल ये नहीं है, देश में लोकतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया, तो संख्या के अनुपात में लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। ये बात कांशीराम जी ने स्लोगन देकर बताई थी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसको वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर सारे भारत में रहने वाले लोग भारत माता के सपूत है तो सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव हो और किसी के साथ ज्यादा संख्या से उनको अधिकार दिए जाए तो भेदभाव हो जाएगा दूसरों के साथ में। ये बात नहीं मानी जा सकती, ये संविधान के अनुसार जायज नहीं माना जा सकता, इसलिए इसको बदलना होगा। तो बदलने का काम कौन करेगा? कांग्रेस तो उन्हीं लोगों की पार्टी है, बीजेपी तो उन्हीं लोगों की पार्टी है। अगर हम लोग उनको वोट देते हैं तो देने के लिए बहुत बार जो है वो हमारे वोटर्स लोगों को 500-1000 रुपए देते हैं। जब वोट का दिन होता है उसके एक दिन पहले 1500 रुपए दे देते हैं। तो हमारे लोगों को मेरा यह कहना है, अरे 500 रुपए आपको उन्होंने दिया और आपने एक वोट दे दिया, तो क्या आपको पता है 5 साल के दिन कितने होते हैं? 1 साल के 365 होते हैं और 2 साल के 750 होते हैं। 5 साल के नहीं, 2 साल के ही 750 से ज्यादा होते हैं। अगर 750 होते हैं, मान लो 750 होते हैं, तो आपको 500 रुपए उन्होंने दिया, तो एक दिन का 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। एक दिन का 1 रुपया भी आपके हिस्से में नहीं आ रहा। इतना सस्ते में तुम अपने आप को बेच रहे हो। हमारे लोग बहुत बार अपने वोट बेचते हैं, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो। वैसे तो वोट जो है ये शासक चुनने का और शासक बनने का अधिकार है। तो आदमी को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वो शासक बनने के लिए दिया, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने शासक बनने के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कांशीराम जी ने समझाया, तो मायावती शासक बन गई थी 4 बार। तो जो उत्तर प्रदेश में हो सकता है वो सारे देश भर में हो सकता है। पहले तो हमारे लोग ऐसा कहते थे कि नहीं हो सकता। उनको कहो कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, शासन करना हमारा काम नहीं है। शासन करना हमारा काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके पास वोट का अधिकार है उसको शासन करने का अधिकार है। वो अपने वोट के आधार पर अपने आप को शासक बनाने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग कर सकता है और शासक बन सकता है। पहले ऐसा सोचा नहीं जा सकता था, मगर तमाम लोकतंत्र की वजह से बैकवर्ड क्लासेस के लोग मुख्यमंत्री हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी बैकवर्ड क्लास का है। नरेंद्र मोदी भी बैकवर्ड क्लास का है, तेली जाति का है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण ने तेली का मुख देख लिया तो उसका सारा दिन खराब हो जाता है। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखा। उस मनुस्मृति में क्या लिखा कि तेली का ब्राह्मण को मुख नहीं देखना चाहिए, अगर देख लिया तो नहाना पड़ता है। तो अभी वो ब्राह्मणों ने एक तेली को ही प्रधानमंत्री बना दिया। गलत, डेली उनको देखना पड़ता है। उनकी इच्छा हो ना इच्छा हो तो भी उनको देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये डेली देख रहे तो क्या करते होंगे, तो डेली 2 बार नहाते होंगे। भाई उनके पास पानी होगा तो नहाते होंगे, तो अपना समाधान करते होंगे, ऐसा शाम के समय में नहाते होंगे। तो इस तरह से वो लोगों के शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में हमारे अधिकारों के विरोध में सारी बातें लिखी हुई है। और इसके बावजूद भी तेली के संबंध में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, इसके बावजूद भी एक तेली देश का प्रधानमंत्री बना, तो भारत के संविधान के अनुसार, वोट के अधिकार के अनुसार। तो ये काम वोट के अधिकार की वजह से नरेंद्र मोदी के लिए कर सकता है, बाकी तमाम लोगों के लिए भी कर सकता है। हमको ऐसा करना चाहिए। और वोट का अधिकार शासक चुनने के लिए नहीं, शासक बनने के लिए करना चाहिए। जब हम वोट के अधिकार का उपयोग शासक बनने के लिए करते हैं, ऐसा सोचेंगे, करेंगे, तो
तो हमारे लोग देश में शासक बनने का काम कर सकते हैं। और जब हमारे लोग शासक बनेंगे तो हमारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ऐसा ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।